देखो रेक्टिफायर सर्किट एक बार फिर से बता देता शॉर्ट में। डायोड एज अ रेक्टिफायर नहीं है, रेक्टिफायर सर्किट पूरा का पूरा, जहां पे एसी कन्वर्ट होगा प्योरली डीसी में, या आप लोग इसको बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अपना जो मोबाइल चार्जर रहता उसमें आपको ये सब कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आउटपुट जो मिल रहा, जो अपने मोबाइल को चाहिए 5 वोल्ट, वो डीसी में मिलेगा, तो इसीलिए इसको डीसी पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर एक बार देख लो, फिर एक एक ब्लॉक स्टडी करें। यहां है 230 वोल्ट एसी और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जो हम लोग सॉकेट में लगा रहे हैं। यहां आगे दिस इज ट्रांसफॉर्मर। मोबाइल चार्जर में जनरली रहता स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहां है डायोड एज अ रेक्टिफायर। और याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर ही रहेगा, क्योंकि लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इनपुट ऐसा था, थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड, यहाँ थोड़ा कम हो गया, पर अल्टरनेटिंग ही है, ध्यान रखो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से आगे जो मिलेगा वो प्योर डीसी नहीं है, पर वो डीसी है ना, ये ऐसा मिलेगा। इसमें थोड़ा सा रिपल है, इसके बाद हम लोग सबसे पहले रिपल का मतलब ही देखेंगे। रिपल का मतलब ये होता है कि यूनिडायरेक्शनल है, ये देखो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसको भी थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। देखो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, बस इसमें सब एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल है, बट इट इज अ फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी यूनिडायरेक्शनल है बट फ्लक्चुएटिंग डीसी है, एक ही डायरेक्शन में बट फ्लक्चुएटिंग डीसी है। तो प्योर डीसी ऐसा होना चाहिए, पर इसमें यानी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए वोल्टेज की, बट इसमें फिक्स वैल्यू नहीं है, इसमें रिपल है। रिपल जितना कम उतना अच्छा रेक्टिफायर, रिपल ज्यादा है तो रेक्टिफायर खराब है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल ज्यादा था, समझाया था। फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल है वो कम है, रिपल को बाद में निकालना है। रिपल मतलब एसी कंपोनेंट which is present in the DC output। ये DC होना चाहिए था, बट इसमें AC कंपोनेंट प्रेजेंट है, फ्लक्चुएशन है ना, वो AC कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड रिपल। देख रहे हैं। उसके बाद आगे आएगा फिल्टर सर्किट। वो हम स्टडी करेंगे। तो वो रिपल को रिमूव करेगा, मैक्सिमम रिपल तो रिमूव हो जाएगा, फिर भी थोड़ा रिपल रह जाएगा, ऐसे फॉर्मेट में आएंगे, फिर भी रिपल है। ठीक है, फिल्टर आया। उसके बाद देखो थोड़ा सा रिपल है अभी भी उसमें, थोड़ा रिपल बाकी है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहां आगे वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, और यहां आउटपुट मिलेगा क्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। इसका आउटपुट मिलेगा अपने को ऐसा स्ट्रेट लाइन, यानी अपने को मिलेगा प्योर डीसी। तो इट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई, ऐसा भी बोल सकते हैं, या रेक्टिफायर सर्किट। इट इज अ कंप्लीट रेक्टिफायर सर्किट। ये डायोड रेक्टिफायर है, याद रखना, डायोड रेक्टिफायर मतलब सिर्फ इतना कंपोनेंट। रेक्टिफायर सर्किट मतलब सब मिला के रेक्टिफायर सर्किट बनेगी, या अपन बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई। तो उसमें ये हमारा पूरा स्टडी हो चुका है। डायोड एज रेक्टिफायर देख लिया हम लोगों ने, ये आउटपुट हमारे को मिल चुका है। पहले अपन रिपल फैक्टर लेंगे, फिर फिल्टर सर्किट के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब यहाँ अभी भी वोल्टेज में थोड़े फ्लक्चुएशन है, तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करके कांस्टेंट वोल्टेज जो देगा, इट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ हम लोग स्पेशली डिजाइन सादे डायोड से अलग जीनर डायोड यूज करेंगे, तो ये एक बार देख लो।
तो अगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई आया तो यही लिखना, और रेक्टिफायर सर्किट आया तो भी यही ब्लॉक डायग्राम बनना। तो 2 मार्क के लिए खाली ब्लॉक डायग्राम भी आ सकता है, इसमें लेबलिंग करने पड़ेंगे। इसमें ये जो वेव फॉर्म बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपोनेंट के बाद कौन सा वेव फॉर्म मिलेगा हमारे को। तो अब पहले रिपल फैक्टर देखेंगे या रिपल का मीनिंग देखेंगे। ये देखो यहाँ रिपल ज्यादा है, यहाँ रिपल कम हो गया, यहाँ रिपल 0 हो गया, मतलब एसी कंपोनेंट पूरी तरह रिमूव हो गया। तो यहाँ था एसी, अब हमारे को मिल रहा डीसी। किसी ने पूछा, अगर थोड़ा चेंज करके पूछ लिया कि मोबाइल चार्जर का सर्किट आप एक्सप्लेन करो कि उसमें क्या क्या रहता, तो यही ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये इनपुट लगाया है, बीच अंदर ट्रांसफार्मर है, फिर डायोड रेक्टिफायर है, फिर फिल्टर है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर है, और यहाँ हम हमारा मोबाइल कनेक्ट करेंगे आउटपुट को, तो वहां वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, डीसी वोल्टेज। तो मोबाइल चार्जर में क्या या इसका एप्लीकेशन पूछा तो यही याद रखो। तो मोबाइल चार्जर का है तो ये पूरा लिख सकते हैं आप, या याद रखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई या रेक्टिफायर सर्किट व्हिच कन्वर्ट एसी टू प्योर डीसी। डायोड रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा, मगर प्योर डीसी नहीं है, उसमें थोड़ा रिपल है। अब रिपल थोड़ा और कम, यहाँ रिपल पूरी तरह 0। तो ये मीटर है। अब पहले रिपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फिल्टर सर्किट लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा वोल्टेज रेगुलेटर यानी जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो एक बार, पिछले वीडियो में बताया ही है पूरा डिटेल में, फिर भी एक बार देख लो। ना आगे हम लोग अब देखेंगे रिपल फैक्टर, ठीक है। रिपल RIPPLE, रिपल का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर रिपल फैक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। ये समझो वोल्टेज है और ये टाइम के साथ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा बट वोल्टेज चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा डीसी वोल्टेज है। यहां से यहां तक ये इतना है VDC यानी डीसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू फिक्स है। बट रेक्टिफायर में हमारे को जो मिला है, रेक्टिफायर में जो हमारे को मिला उसमें प्योर ऐसा नहीं मिला था। हाँ, रेक्टिफायर सर्किट में हमने बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए, अभी जो मैंने मिटाया। तो रेक्टिफायर के बाद हम लोगों ने फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाया, तब जाके हमारे को प्योर डीसी मिला। ये अगर किसी ने पूछा यहाँ रिपल कितना है या रिपल फैक्टर कितना है, तो हम लोग लिखेंगे फिलहाल 0। हाँ, क्योंकि उसमें कोई एसी कंपोनेंट नहीं है। अभी प्योर डीसी वोल्टेज मिला है यानी स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है, ऐसा ग्राफ रहा, या फिर डीसी पावर सप्लाई में रिपल फैक्टर कितना रहेगा फाइनल आउटपुट में, तो याद रखो रिपल फैक्टर इज 0 एंड कुछ भी एसी कंपोनेंट नहीं है। पर रेक्टिफायर जो डायोड एज ए रेक्टिफायर हमने यूज किया था, उसमें हमको फ्लक्चुएटिंग डीसी मिला था। यूनिडायरेक्शनल था बट फ्लक्चुएटिंग था। तो देखो अब थोड़ा सा डायग्राम में चेंज है, ध्यान रखो। हमको जो मिला था वो ऐसे मिला था, कांस्टेंट होना चाहिए था, पर हमारे को फ्लक्चुएशन ऐसे मिले थे। पर हम अभी एसी दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं उसको, फ्लक्चुएशंस ये ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ डिनोट कर रहा, ये जो फ्लक्चुएशन है वो डिनोट कर रहे कि ग्राफ ऐसे होना चाहिए था, पर हमारे को ये ग्राफ मिला। यानी अब हम इस लाइन को अगर यहां से देखें, ये देखो तो मिल गया ना ऐसे, ठीक है। तो यहां से नोट डाउन करना है। तो सिर्फ ये जो ग्राफ हमने बताया इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन चेंज हो रही, ऐसा ही लेना है। बट हम बता रहे हैं वहां पे कि एसी कंपोनेंट उसमें है, ये एसी कंपोनेंट है उसमें, वोल्टेज एसी कंपोनेंट आ गया उसमें। देख लो एक बार, एक्चुअल में वो ब्लैक लाइन से जो हमने डिनोट किया था वो होना चाहिए था। एसी कंपोनेंट लिखने की जगह रिपल लिख देंगे, रिपल आ गया उसमें। यहां लिख लो ऊपर, ये जो है रिपल, ऐसे भी बना सकते थे यहाँ पे अपन ऊपर, बट वो एसी कंपोनेंट है दिखाने के लिए ऐसे बनाया है। तो एक्चुअल में ऐसी डायग्राम बनाना चाहिए था हम लोगों ने, ये ऐसा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, बट फ्लक्चुएशन है, तो वो फ्लक्चुएशन खाली हम लोगों ने ऐसा बनाया। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें सर आप बोल रहे थे रेक्टिफायर में यूनिडायरेक्शनल मिलता है, यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ सिर्फ हम लोग इतना बता रहे हैं एक ही डायरेक्शन है, ये निगेटिव है इधर, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अगर यहाँ और यहाँ होता तो डायरेक्शन चेंज होती है, अभी वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर ही बताया पॉजिटिव साइड में, तो फ्लक्चुएशन है, ध्यान रखो।
ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होता तो ऐसे होता, मतलब डायरेक्शन चेंज होती तो निगेटिव सॉरी पॉजिटिव फिर निगेटिव, इसके नीचे होना चाहिए था, पर अभी वो पूरा ग्राफ यही बनाया है, तो याद रखो वो यूनिडायरेक्शनल ही है। सिर्फ हम बता रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि एक्चुअल में लाइन होनी चाहिए थी डीसी, बट उसमें एसी कंपोनेंट आ गया, तो दैट एसी कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल। देखो तो रेक्टिफायर में रिपल जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा वो रेक्टिफायर माना जाएगा। रिपल जितना ज्यादा रहेगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें रिपल ज्यादा है, गैप होने की वजह से रिपल ज्यादा आएगा, जबकि यहाँ रिपल कम है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो रिपल जितना कम उतना अच्छा रेक्टिफायर। रिपल का मतलब शॉर्ट में होता है, याद रखना, एसी कंपोनेंट आ गया, एसी आ गया उसके अंदर थोड़ा सा, जबकि हमारे को चाहिए थे ब्लैक लाइन डीसी, बट उसमें फ्लक्चुएशन आए हैं ऐसे, प्योर डीसी नहीं, जो रेड लाइन है वो मिली है हमारे को। और याद रखना अगर हम यहां बनाते तो डायरेक्शन बदल रही, पॉजिटिव निगेटिव, पर अभी हमने ऊपर ही बनाया पॉजिटिव साइड में, तो वो डीसी फ्लक्चुएशन ही है, याद रखना होगा, नहीं तो बोलेंगे एसी बना दिया है यहाँ पे। तो ये वाली लाइन नहीं, ये है हमारी, और ये निगेटिव वाली लाइन है इधर जो ड्रॉ नहीं किया है, अगर यहाँ होती वो ग्राफ ऐसे तो हम बोलते कि उसमें फ्लक्चुएशन के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही, अभी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो सिर्फ हम लोगों ने ये बताया कि प्योर डीसी ऐसा होना चाहिए था, बट हमारे को ऐसे फ्लक्चुएशंस मिले हैं, यानी रिपल मिला है उसमें। देखो तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला लिख दे, ये याद रखना वो डायग्राम और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसकी आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं, आरएमएस वैल्यू अपने को पता है अभी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी रिपल डिवाइडेड बाय ये वीडीसी, जो डीसी वोल्टेज है, डीसी कंपोनेंट लिख दो, वो लिख। तो रिपल ये जो वेव बना है इसकी आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लो, और नीचे डीसी वैल्यू ये हो, दोनों को डिवाइड करो। रिपल फैक्टर जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रेक्टिफायर रहेगा, देख। और याद रखना रिपल फैक्टर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट जो स्ट्रेट लाइन है उसमें क्या आएगा, जीरो, तो रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, अगर पूरा रेक्टिफायर सर्किट हम लोग कंसीडर करेंगे तो, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन बताया था लास्ट में। तो ये देख लो रिपल फैक्टर क्या था, थ्योरेटिकल है, पैराग्राफ लिखना है बस। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट यानी इसकी जो वेव बनाए उसकी आरएमएस वैल्यू, और ये डीसी कंपोनेंट वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, यहाँ पे वैल्यू लिखा तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, या डायरेक्ट आप लोग वीडीसी लिख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की वैल्यू जितनी कम उतना अच्छा रेक्टिफायर, बट रेक्टिफायर में हमारे को प्योर डीसी नहीं मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलेगा, ये ऐसे फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ठीक है। थोड़ा सा एसी कंपोनेंट है, दैट एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इज कॉल्ड रिपल। रिपल जितना कम रेक्टिफायर उतना ही अच्छा। रिपल फैक्टर यानी जो वैल्यू आएगी एक नंबर, वो जितना कम रहेगा वो फैक्टर उतना अच्छा रेक्टिफायर। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, ये जो एसी कंपोनेंट मिला है उसका आरएमएस वैल्यू अपॉन में वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, यहां से यहां तक, दैट विल गिव रिपल फैक्टर। तो अब हम रिपल फैक्टर के बारे में बताइए। रिपल के बारे में पहले भी बोला था, जैसे फॉर्मूला बताना तो याद रखो। इसके बाद अब हम लोग लेंगे फिल्टर सर्किट, तो उसमें जैसे आउटपुट ऐसा था रेक्टिफायर का, ये ऐसा, तो फिल्टर सर्किट में हमारे को ऐसा मिला था, यानी रिपल और थोड़ा कम हो गया। और फिर हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, जहां हमको आउटपुट ऐसा मिला था, जहां रिपल फैक्टर कितना हो गया, जीरो। तो पहले ये देखेंगे अब फिल्टर सर्किट, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये नोट डाउन करो। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिल्टर सर्किट। तो देखो ब्लॉक डायग्राम वापस याद करो, पहले था रेक्टिफायर, फिर उसके बाद हमने बनाया था डायोड रेक्टिफायर था, पहले ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद पहले डायोड रेक्टिफायर, फिर डायोड रेक्टिफायर के बाद हमने बनाया था फिल्टर सर्किट।
यहाँ लिखते हैं फिल्टर सर्किट। सो व्हाट इज अ फिल्टर सर्किट? पहले भी बताया, देखो फिर से ब्लॉक डायग्राम का थोड़ा सा पार्ट बना लेते हैं, और इसमें बनाना भी है वैसे भी। ये डायोड रेक्टिफायर, बनाना है इसमें फिल्टर सर्किट में, और इधर था ट्रांसफार्मर, तो पूरा नहीं बनाएंगे इसमें, यहाँ खाली लिखेंगे एसी। अब यहाँ है फिल्टर सर्किट आगे। अब कौन सा फिल्टर सर्किट यूज करेंगे उसको लिए फिर ब्लॉक डायग्राम मिटा देंगे यहाँ पे। ये फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो यहाँ हमारे को जो डीसी मिले था यूनिडायरेक्शनल था बट फ्लक्चुएटिंग था। अब फिल्टर सर्किट में हमारे को ऐसा आउटपुट मिलेगा, यानी रिपल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो व्हाट इज अ फिल्टर सर्किट? तो अपन लिखते समय ऐसा लिखेंगे, फिल्टर सर्किट का जो शॉर्ट में एक पैराग्राफ आया, तो when diode is used as a rectifier, the output is not a pure DC, it contains some ripple, उसमें ripple है, यानी AC component है, there is some AC component. Filter removes the AC component from that, वो उसमें से AC component को remove करेगा, but it cannot remove the AC component completely, but minimize कर देगा उसको। फिर पूरी तरह रिमूव करने के लिए उसके आगे हम लोगों ने क्या लगाया था? वोल्टेज रेगुलेटर। तो याद रखना, फिल्टर सर्किट इज यूज्ड आफ्टर डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर आउटपुट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी या यूनिडायरेक्शनल डीसी है, बट इट इज फ्लक्चुएटिंग, यूनिडायरेक्शनल है बट फ्लक्चुएटिंग है। इट कंटेन रिपल या एसी कंपोनेंट। फिल्टर सर्किट रिड्यूसेस दैट रिपल। याद रखो, फिल्टर सर्किट रिड्यूसेस दैट रिपल। अब जो हम फिल्टर सर्किट यूज करने वाले हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, अलग अलग टाइप के फिल्टर सर्किट रहते हैं, पर हमारे को जो दिया है वो है कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। तो अभी हम यहाँ कैपेसिटर लगाने वाले हैं इसकी जगह। अब ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। तो देखो, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट क्या देख रहे हैं? कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट ही ज्यादा यूज होता है क्योंकि कैपेसिटर इतने छोटे रहते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, सस्ते हैं, लो कॉस्ट, स्मॉल इन साइज। याद रखना, लो कॉस्ट, स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट। तो इन चीजों की वजह से कैपेसिटर फिल्टर सर्किट ही यूज होता। तो अब जो ब्लॉक डायग्राम था यहाँ पे, उसकी जगह हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे देखना। यहाँ हम लोग लगाएंगे कैपेसिटर और उसको पैरेलल में आगे एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस बोलो या आउटपुट। तो इसके पहले हमने रेगुलर डब्बा बनाया था, तो ये डब्बा मिटा देंगे, पर ये है हमारा फिल्टर सर्किट, बस इतना। इट इज कॉल्ड कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। देख लो, तो ब्लॉक जहां हमने फिल्टर लिखा था वहां हमने कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगाया। तो ये डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, डब्बे के अंदर क्या है वो समझ लो। ये वर्किंग कैसे करेगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो अब दे देते इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आर एन। देखो अब डीसी आउटपुट कैसा था और एसी आउटपुट कैसा मिल रहा वो देखिए इधर। ये अब ये इसका है आउटपुट। अब इसका आउटपुट कैसे मिलेगा वो हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे बाद में, देख लो। तो व्हाट इज अ फिल्टर सर्किट? याद रखो, डायोड रेक्टिफायर आउटपुट हैज सम रिपल और वी कैन से इट हैज सम AC कंपोनेंट। फिल्टर सर्किट रिड्यूसेस दैट AC कंपोनेंट। फिल्टर सर्किट उसको रिड्यूस करेगा और पूरी तरह रिमूव कौन करेगा बाद में? वोल्टेज रेगुलेटर, वो बाद में देखेंगे। देख लो इतना, फिर आगे चलते हैं। ये इतनी डायग्राम बनानी है। फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट आया, तो ये AC फिर डायोड रेक्टिफायर, और ये दोनों मिला के हमारा बन गया फिल्टर सर्किट या कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट क्यों यूज होता है याद रखो, लो कॉस्ट है, एक तो स्मॉल इन साइज है, कैपेसिटर स्मॉल रहते हैं इसीलिए, और लो कॉस्ट है, और उसके बाद लाइट वेट बनेगा इसीलिए। तो मैंने बताया मोबाइल चार्जर में आपको कैपेसिटर भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसका वर्किंग देखते हैं, पहले ये नोट डाउन करो। अब देखो वर्किंग देखेंगे इसका।
कि ये कैसे वर्क करेगा फिल्टर सर्किट। याद रखना कैपेसिटर फिल्टर सर्किट ज्यादा यूज होता है बिकॉज स्मॉल इन साइज है, कॉस्ट कम है एंड लाइट वेट है। तो पहले हम ये बना लेते हैं यहाँ पे वापस से। ये इनपुट है हमारा फिल्टर सर्किट का, यस, ये डायोड का आउटपुट और इसका इनपुट है। अब आउटपुट हम लोग इसका यहाँ पे बनाएंगे, पर यहाँ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा डायोड का आउटपुट और ये हमारा जो कैपेसिटर फिल्टर सर्किट है उसका आउटपुट निकाल रहे हैं। तो देखो पहले क्या होगा, कैपेसिटर यहाँ ये वेव आएंगे पहले, हाँ, तो ये मैक्सिमम पहुंच गया हम Vp, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम। तब कैपेसिटर चार्ज होगा फुल्ली, तब उसका पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, जितना ये है उतना ही बनाओगे। तो देख के कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, यानी ये है पोटेंशियल Vp अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। अब वो डिस्चार्ज होगा, फिर से सुनो, हमने क्या किया है, यहाँ एसी लगाया है डायोड रेक्टिफायर को, ये डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट मिल गया, फ्लक्चुएटिंग है, वो हमने ये कैपेसिटर और रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को लगा दिया, जिसको हम कैपेसिटर फिल्टर सर्किट बोल रहे हैं। अब पहले हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे पीक तक, ये यहाँ तक पहुंच गए पीक तक, तो यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है, तो कैपेसिटर फुल्ली क्या हो गया चार्ज, ठीक है। अब ये वापस से डिक्रीज होगा कहां तक, जीरो तक, वोल्टेज वापस कहां तक डिक्रीज हो रहा, जीरो तक। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो धीरे धीरे जीरो तक जाना चाहिए, पर जैसे ही वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ये प्रोसेस फास्ट है, डिस्चार्जिंग की प्रोसेस स्लो है। अब वो डिस्चार्ज होकर यहां तक ही पहुंचा, तब तक फिर से सेकेंड वेव आ गई, तो ये हम ए पॉइंट कंसीडर करेंगे। अगर ये Vp हटा देता एक बार, तो हम ए पॉइंट यहां पे थे, अब जीरो हो गया, तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, देखो यहां तक, बस लाइट डिक्रीज बताया हमने, फिर वो वापस से पूरी तरह इंक्रीज हो गया बी पॉइंट तक, फिर हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया यहां तक। ये थोड़ा सा कर्व बताना है, देखो एक बार, ये हमारा बी पॉइंट पे पहुंचे, देखो तो देखो पहले तो ये यहाँ ड्रॉ किया हमने, ये आउटपुट हमने इसको इनपुट के फॉर्म में दिया है, यहां तक चार्ज हुआ, यानी यहाँ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। जब ये वाली वेवफॉर्म आएंगी, मतलब वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, बट ये प्रोसेस स्लो रहेगी एज कंपेयर टू दिस, डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे धीरे, तब तक ये वापस से इंक्रीज हो गई, तो फिर से वो इंक्रीज हो गया, फिर वापस से डिक्रीज होगा, तो वो डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे यहां तक, फिर यहां तक डिस्चार्ज हो गया, फिर जैसे ही ये इंक्रीज होगा, फिर से वो वापस इंक्रीज होगा सी पॉइंट, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर, अब ये वेवफॉर्म वहीं से लेना, इसको हटा के ये वापस एक बार ड्रॉ करके बता देना, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो फिर से ये अब यहाँ ड्रॉ करना है, और अब ये यहाँ पे बनाएंगे और दोनों को मर्ज कर लेते हैं, अलग अलग बनाने की जगह, ध्यान दो ताकि समझने में आसानी रहे। दोनों को मर्ज कर रहे हैं। अब देखो पहले ये वेवफॉर्म आया, कैपेसिटर यहां तक चार्ज हो गया पूरा, तो हमने वो यहाँ पे दिखाया, ठीक है, तो यहां से चल रहा है आगे। अब ये डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा, ये यहां तक कम हो गया, देखो डिस्चार्ज हो गया, तो ये रेड वाला नहीं भी ड्रॉ करते तो चलता, जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे भी बनाएंगे चलेगा, पर टेक्निक में ऐसे ही बनाया, इसलिए हम लोग कैसे बना रहे हैं। अब ये डिक्रीज हो गया जीरो पे, पर ये जीरो तक नहीं गया, ये यहीं तक गया, ये प्रोसेस स्लो है डिस्चार्जिंग की कैपेसिटर की, और ये फास्ट है। अब ये फिर से अपने पीक तक पहुंच गया, यानी कैपेसिटर फिर से चार्ज हो गया यहां तक, यस यहां तक, फिर यहां पहुंच गया, फिर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये जीरो पे पहुंच गया, तो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हुआ ये यहां तक, फिर नेक्स्ट वेव आ गई, वो पूरी तरह चार्ज हो गया फिर से, फिर यहां तक, फिर नेक्स्ट वेव आएंगी, पर वो यहां पे जीरो हो गया वोल्टेज, तो ये फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा, पर जैसे ये डिस्चार्ज शुरू होने का मतलब वो प्रोसेस स्लो है डिस्चार्जिंग की, चार्ज हो गया, अब डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा, पर तब तक ये वापस से वेव आ जाएंगे,
यानी फिर से वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यानी यहां तक पहुंचेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो अगर हम बनाए तो वो हमने ऐसे बनाया, ये ऐसे, फिर ये कर्व, फिर ऐसे, फिर ये कर्व, फिर ऐसे, फिर ये कर्व, फिर ऐसे, फिर ये कर्व, यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे रिपल कम हो गया। तो टेक्स्ट बुक में क्या किया है, ये दोनों फिगर, इसको और ये फिगर को मिला दिया है। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो ये है डिस्चार्जिंग, और ये है चार्ज हो गया फुल्ली। तो ये डिस्चार्ज हुआ, जब तक ये डिस्चार्ज हुआ तब तक सेकेंड वेव फुल्ली आ गई थी, पूरा वोल्टेज मैक्सिमम हो गया था, तो वो फिर से चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हो गया। तो जब ये जीरो हो रहा वोल्टेज, तब डिस्चार्ज होना शुरू होगा वो, और ये यहां तक डिस्चार्ज हुआ है, जीरो तक नहीं गया है, पर जब ये जीरो हुआ तब उसने डिस्चार्जिंग शुरू किया, पर ये वेव फिर से आ गई, डिस्चार्जिंग को टाइम लगेगा, तब तक वोल्टेज वापस से मैक्सिमम हो गया, तो ये वापस से फुल्ली चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस से फुल्ली चार्ज हो गया। तो अब देखो ध्यान से, ऐसा बनेगा, इसकी जगह ऐसा, यानी या फिर ये वेव फॉर्म की जगह अब ऐसा वेव फॉर्म बना है, जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया, रेड कलर वाला नहीं, ब्लैक कलर वाला, यानी रिपल क्या हो गया, रिड्यूस हुआ है। तो ये ऐसे वर्किंग लिखना है ग्राफ के साथ, जो मैंने एक्सप्लेन किया वर्ड में उतना ही एक्सप्लेनेशन लिखना है उसको। तो देखो फिर से सुनो, फर्स्ट वेव आई, तो ये जो पोटेंशियल है मैक्सिमम यहाँ पे, वो है वीपी, तो ये वीपी पोटेंशियल तक पूरी तरह चार्ज हो गया कैपेसिटर, फिर ये जीरो तक जाएगा वापस से, तो कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, यहां तक डिस्चार्ज हुआ, और जैसे ही ये जीरो हुआ, फिर ये वैल्यू वापस से पोटेंशियल की क्या हो गई, मैक्सिमम वीपी, तो फिर से पोटेंशियल चार्ज हो गया, देखिए ये स्ट्रेट लाइन वीपी यहां पे है, ठीक है। फिर ये वापस जीरो हुआ वोल्टेज, तो कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना शुरू किया, डिस्चार्जिंग को टाइम लगेगा, और ये उससे थोड़ा फास्ट है, तो फिर से वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, फिर से ये जहां तक डिस्चार्ज हुआ था वहां से वो वापस से चार्ज हो गया, फिर जीरो होगा वोल्टेज, फिर से ये डिस्चार्ज शुरू होगा, और जब तक ये डिस्चार्ज होगा यहां तक जीरो नहीं हुआ है अभी, तो उसमें चार्ज है, फिर से पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, तो फिर से वो चार्जिंग में लग जाएगा ऐसे, तो पूरी तरह वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो चार्ज हो रहा फुल, पर डिस्चार्ज पूरा होने के पहले फिर से चार्ज हो जा रहा, तो वो ग्राफ ऐसा मिलेगा जो ब्लैक कलर से बताया। तो रिपल और ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। देखो ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व, फिर आगे स्ट्रेट लाइन ऐसे, फिर इसके बाद वो डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, तो फिर से जाए तो यहाँ पे ऐसा कर्व बन सकता है। तो अभी जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है हमने, वो आउटपुट मिलेगा इसके बाद, यानी ऐसे, तो बनाते समय ऐसे बनाएंगे उसको, और ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है। तो फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट आया, तो ये और ये डायग्राम आप लोग बनानी पड़ेगी, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप लोगों को वर्ड में वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बस देख लो एक मिनट। तो ये हो गया हमारा फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट में देखो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हुआ तो फुल्ली चार्ज हो गया, पर यहाँ वोल्टेज जीरो हो गया, तो वो डिस्चार्ज हो रहा, वोल्टेज जीरो हुआ तो कैपेसिटर में चार्ज जीरो नहीं हुआ, ठीक है, वो यहां तक ही पहुंचा है, जीरो तक नहीं पहुंचा है, फिर से वोल्टेज वहां पे उसके अक्रॉस मैक्सिमम हो गया, तो वो कम हुआ था, वो फिर से चार्ज हो गया, फिर यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो गया, तो फिर से वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, पर जैसे ही डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, फिर से वो वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, तो वो फिर से चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज हो गया, तो वो जीरो तक डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा। तो आउटपुट हमारे को जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है वो मिलेगा, रेड कलर वाला नहीं, वो सुपर इंपोज किया है इसको इसके ऊपर, बस। तो ये हमारा जो रेड कलर से बनाया है वो डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट है, और ये जो ब्लैक कलर से बनाया है वो हमारा फिल्टर सर्किट का आउटपुट है। तो आरएल के अक्रॉस हमारे को ऐसा वोल्टेज मिलेगा, तो इसमें रिपल ज्यादा है, इसमें रिपल कम है, रिपल कम हो गया, देख लो। बैटरी एलिमिनेटर्स में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, एलिमिनेटर वही डीसी वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं उसमें। और याद रखो कैपेसिटर फिल्टर सर्किट ही ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज लो कॉस्ट है, स्मॉल इन साइज है एंड लाइट वेट है, इसीलिए। मोबाइल चार्जर में आप लोगों को कैपेसिटर देखने को मिल ही जाएगा, तो मोबाइल चार्जर का जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था वो सब मोबाइल चार्जर में सब कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हमारे को इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो अब हम यूज करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, जो इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कांस्टेंट भेजेगा सामने। तो उसके लिए हम लोग स्पेशली डिजाइन डायोड यूज करेंगे, ज़ीनर डायोड। तो
इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले सिंपल डायोड का वर्किंग देख लेना। सिंपल डायोड और जीरो डायोड में फर्क है थोड़ा सा, तो वो मैं फर्क आप लोगों को बताऊं। ये देखो भाई, देखो ब्लैक कलर वाला दिख ही रहा होगा क्लियर, फिर भी याद रखो। लगे तो मैं एक बार रेड वाला फिर से मिटा देता हूं। तो ये इतना ग्राफ है, तो ड्रॉ तो दोनों ही करने हैं अपने को। ये देखो, तो अब दिख रहा आप लोगों को, ये जो ब्लैक कलर का है वो हमारा आउटपुट है फिल्टर सर्किट का ऐसे। तो रिपल का हो गया, ठीक है। पर बनाते समय जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप लोगों को बनाना है, ध्यान रखना, क्योंकि हम दोनों को ओवरलैप करते हैं। देखो ये जीरो हो गया यहाँ पे, पर ये डिक्रीज हो रहा था, पर ये जीरो तक नहीं गया। जैसे ही ये फुल्ली वापस से वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, यहाँ से फिर से चार्ज होना शुरू हो गया, फिर ये वापस जीरो हुआ, इसने डिस्चार्ज होना शुरू किया, पर फिर से वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, तो फिर से ये चार्ज हो गया, फिर से ये जीरो हुआ डायोड रेक्टिफायर का वोल्टेज, ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, फिर से ये वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, तो फिर से वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अब देखो, अब हम लोग लेंगे जैसे फ्लक्चुएशन हमने कम कर दी, रिपल हमने कम कर दिया, फिर भी रिपल है, तो अब हम यूज करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर लेने से पहले एक जस्ट थोड़ा सा नाम याद रखना, वही है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी वोल्टेज क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट, वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो आजकल सभी पावर सप्लाई ऑलमोस्ट रेगुलेटेड रहते हैं। समझो ये पावर सप्लाई है, जैसे हम लोग बैटरी यूज करते हैं, इसके अक्रॉस जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वोल्टेज इसका थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हो गया, या फिर फ्लक्चुएशंस होंगे तो वो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। अगर लोड लगाया है, समझो ये पावर सप्लाई है हमारा, इसको हमने एक्सटर्नल लोड लगाया है और इसका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, जैसे हम लोग लगा रहे हैं 1.5 वोल्ट, यहाँ पे सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट, जब लोड लगा रहे हैं तो वहां 1.5 वोल्ट नहीं मिल रहा या फ्लक्चुएशंस हो रहे, तो उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। पर हमारे को चाहिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आप लोड लगाओ या नहीं लगाओ तो वहां वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी बिना लोड के अगर वो 1.5 बता रहा तो लोड लगाने के बाद में भी वो 1.5 ही वोल्ट बताएगा। दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड पावर सप्लाई। या उसके आउटपुट में अपन बोल सकेंगे कि फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ज़ीनर डायोड। तो जैसे एक पैराग्राफ याद रखो, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, तो अगर लोड लगाने के बाद वोल्टेज चेंज हो रहा है या वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हो रहा है तो इट इज कॉल्ड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए अपने को, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो डिवाइस है वो खराब भी हो सकता है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में चाहे लोड लगाया हो या नहीं लगाया हो, वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट और फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड पावर सप्लाई। बहुत अलग अलग टाइप के रेगुलेटेड पावर सप्लाई रहते हैं, पर हम लेंगे अब ज़ीनर डायोड। तो शॉर्ट में एक बार समझा था, ज़ीनर डायोड नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। डायोड ही है बट नाम है ज़ीनर डायोड। तो सादा डायोड जो रहता है वो ब्लैक कलर का है, आप लोग देखेंगे तो अगर मोबाइल चार्जर खोलेंगे तो, और ज़ीनर डायोड जो रहता है वो पिंक कलर का रहता है। तो दोनों में फर्क दिख ही जाएगा। Now what is Zener diode? Zener diode सादे डायोड जैसे ये सिंबल थोड़ा चेंज करके ध्यान देना, ये ऐसे, तो ये अपना सादा डायोड शेड करना है तो कर सकते, नहीं किया तो चलेगा। ठीक है, ये हमारा P था, ये हमारा N था और ये हमारा सादा डायोड था। Zener डायोड का सिंबल थोड़ा सा ऐसा है, बस इस लाइन को चेंज करना है ऐसे। तो ये ज़ीनर डायोड का सिंबल। ज़ीनर डायोड और सिंपल डायोड में दो मेन फर्क है, एक तो डोपिंग का। सादा डायोड उसकी डिप्लीशन लेयर मालूम है, ये है डिप्लीशन लेयर, तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सादा डायोड। पर ज़ीनर डायोड और इस डायोड में फर्क ये है कि ये डायोड लाइटली डोप्ड रहता, अपना सिंपल डायोड,
उसका सिंबल यहाँ पर, ये B ये N, तो ये सिंपल डायोड का सिंबल है, ये जीनर डायोड का सिंबल है। यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाने की जगह ये ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी हमें, तो वो सिंपल डायोड, ये जीनर डायोड। तो सिंपल डायोड में जो डायोड है, जो डोपिंग है इधर और इधर, एक तरफ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, एक तरफ पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, तो याद रखना जो डोपिंग है वो लो है, कम है। जीनर डायोड में डोपिंग ज्यादा है, हेवीली डोप्ड है। हेवीली डोप्ड होने की वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस भी कम रहेगी। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा है, यहाँ डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम है। ये अपना जीनर डायोड का सिंबल। और ये तो ये याद रखो, सिंपल जो डायोड हमने स्टडी किया था इसके पहले, जिसको हमने यूज किया एज अ रेक्टिफायर, उसमें डोपिंग इतना ज्यादा नहीं रहता, हैवी डोपिंग नहीं है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा है, जबकि यहाँ डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम है, डोपिंग हैवी है, हैवी डोपिंग है, डोपिंग ज्यादा किया है हम लोगों ने। डोपिंग मतलब इसमें ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डालेंगे और इसमें पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, यहाँ इंप्यूरिटी कम डाली है सादे डायोड में, बट जीनर डायोड में ज्यादा इंप्यूरिटी हम लोग ऐड करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड मोर इंप्यूरिटीज इन जीनर डायोड। और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम रहती जीनर डायोड की, याद रखना। एक तो फर्क ये हो गया कि जीनर डायोड में डोपिंग हाई है, डोपिंग ज्यादा किया है एज कंपेयर टू सिंपल डायोड। एंड सेकंड थिंग, डोपिंग हाई होने की वजह से याद रखो जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो कम है। सेकंड थिंग और देखते हैं उसमें, सादे डायोड का ग्राफ हम लोगों ने ऐसे निकाला था, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, ये वैल्यू हो सकती 0.3 या 0.7 डिपेंडिंग अपॉन कि सिलिकॉन का यूज किया है या जर्मेनियम का यूज किया है। सिलिकॉन के लिए 0.7, ये जर्मेनियम, तो यहां तक फील्ड एकदम शार्पली क्या होगा, इंक्रीज। तो फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हमारा सादा डायोड यूज कर रहा था। तो जीनर डायोड का और सिंपल डायोड का वर्किंग फॉरवर्ड बायस में सेम है। ये भी डायोड ही है ना, इसको भी हमने डायोड ही लिखा है, यहाँ पे डायोड ही है। तो सिंपल डायोड से इसमें क्या चेंज है, एक चेंज ये बताया, हेवीली डोप्ड है, हेवीली डोप होने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो कम है। ठीक है, सेकंड थिंग अब देखते हैं, रिवर्स बायस में हमने देखा था ये जो वोल्टेज है इसको हम बोल रहे थे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये यहां से। तो यहां करंट रहेगा एकदम कम माइक्रो एम्पियर में, यहां करंट था मिली एम्पियर में सादे डायोड में। अगर आपने सादे डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे वोल्टेज बढ़ाया तो हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा। सादा डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट शार्पली इंक्रीज होगा हीटिंग की वजह से और हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा। पर जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में तो सिंपल डायोड जैसा ही है वर्किंग उसका, पर जीनर डायोड हेवीली डोप्ड होने की वजह से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में भी डैमेज नहीं होगा। और यहां क्या शुरू हो गया, जीनर ब्रेकडाउन। अब ध्यान से देखो, वोल्टेज जीनर का कांस्टेंट हो गया और करंट इंक्रीज हो रहा, तो ये जो करंट है वो हम बोलेंगे मिनिमम और ये करंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम जो उसमें से पास हो सकता। अच्छा, सादा डायोड यहां तक आते आते डैमेज हो जाएगा, यानी आप इससे आगे अगर ले गए तो सादा डायोड डैमेज हो जाएगा। जीनर डायोड यहां तक डैमेज नहीं होगा जब तक करंट मैक्सिमम तक नहीं पहुंचते, इसके बाद एवेलेंस शुरू हो जाएगा। सादे डायोड में इसके बाद ही एवेलेंस शुरू हो जाएगा और जीनर डायोड में इसके बाद एवेलेंस शुरू होगा। तो जीनर डायोड इस करंट मैक्सिमम के बाद डैमेज होगा, जबकि सादा डायोड हमारा यहीं पे डैमेज हो रहा था। तो जैसे ही आप वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज रिवर्स बायस में, जब रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस याद रखना, फॉरवर्ड बायस में सिंपल डायोड और जीनर डायोड दोनों का वर्किंग सेम, पर जो जीनर डायोड है हमारा रिवर्स बायस में, जो सादा डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस होते से ही डैमेज हो जाएगा, हमारा जीनर डायोड यहां पे आके डैमेज होगा।
इसके आगे अगर गए तो ये जीनर ब्रेकडाउन है, उसके आगे एवलांच ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, यानी सादे डायोड में इसके बाद ही एवलांच शुरू हो जाएगा, जीनर डायोड में इसके बाद एवलांच शुरू होगा। मतलब इस मैक्सिमम करंट तक अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी आप अप्लाइड वोल्टेज मान लो ये 6 वोल्ट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो हमारा सादा डायोड तो उसके बाद डैमेज हो जाएगा। बट अब अगर मैं वोल्टेज जीनर को लगा दूं, जीनर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, तो सिंपल समझा रहा, याद रखो एक बार, ये P ये N ये Z जैसा बना दिया, रिवर्स बायस में लगा दिया। देखो P type semiconductor is connected to negative terminal of the battery, N type is connected to positive terminal of the battery। अब मैं यहां से वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, नेगेटिव में इधर आगे 1 2 3 4 5 वोल्ट तक पहुंच गए, 6 वोल्ट तक पहुंच गए। अगर ये सादा डायोड होगा और मैं 6 वोल्ट से आगे चला जाऊं तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें एवलांच शुरू हो जाएगा। बट हमारा जीनर डायोड जीनर डायोड जो रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है वो हेवीली डोप्ड है, तो वो यहाँ डैमेज नहीं होगा, वो इतना मैक्सिमम करंट जब तक उसके पहुंचते नहीं। तो आप जब जीनर डायोड लेने जाएंगे दुकान में तो दो चीजें बताएगा, एक कौन सा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा ये मालूम होना चाहिए, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। सादे डायोड में ये वोल्टेज क्या बताएगा कि भाई तुमने उससे ज्यादा लगाया तो डैमेज हो जाएगा। जीनर डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ये बताएगा कि आप जब जीनर डायोड वहां कनेक्ट करेंगे तो उतना वोल्टेज उसके अक्रॉस कांस्टेंट रहेगा। हाँ, और साथ में बताएगा आई मैक्स कि आप इतना मैक्सिमम करंट इसमें से पास कर सकते हैं, उससे ज्यादा करंट डाला तो वो हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा। कौन सा डायोड? जीनर डायोड। तो अब मैं जैसे 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट लेके जाऊंगा, इसका वोल्टेज बढ़ा रहा पर इसका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। पर ओम्स लॉ में तो हमने देखा है V = IR, रेजिस्टेंस फिक्स है तो वोल्टेज और करंट चेंज होना चाहिए, पर यहां करंट शार्पली इंक्रीज हो रहा, ठीक है, तो उसका वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस चेंज होगा, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें I और R चेंज होंगे बट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से यहां तक देखो वोल्टेज स्ट्रेट लाइन है, अप्रोक्सीमेटली माइन्यूट सा चेंज होगा। 6 वोल्ट है तो 6.1 6.2 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 वोल्ट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो उतना ही वोल्टेज उसके आउटपुट में मिलेगा। यानी अब अगर मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाऊं, ये मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, अब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज गिनता हूं। 6 वोल्ट तक तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे आप 6 से आगे गए 7 8 9 तो ये वोल्ट मीटर हमेशा कितना बताएगा? 6 वोल्ट। जब तक आप उसमें से जितनी उसकी कैपेसिटी है करंट पास करने की उससे ज्यादा, समझो अपन वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो डेफिनेटली करंट इंक्रीज हो रहा। अगर हमने इससे ज्यादा करंट उसको अप्लाई कर दिया तो डैमेज होगा। अदरवाइज 6 वोल्ट के आगे आप इसका वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो, यहां कांस्टेंट मिलेगा 6 वोल्ट। तो यहां पे जीनर डायोड एक्ट करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो याद रखो जीनर डायोड का मेन वर्किंग है रिवर्स बायस में। In reverse bias, simple diode will get damaged as soon as we cross reverse breakdown voltage. बट जो हमारा जीनर डायोड है वो उसके बाद ही उसका वर्किंग शुरू होगा और ये डैमेज नहीं होगा क्योंकि वो हेवीली डोप है और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम है, तो वहां जीनर ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। करंट शार्पली इंक्रीज होगा, मगर ध्यान रखो, देखो यहाँ 6 वोल्ट है तो अप्रोक्सीमेटली पूरा 6 वोल्ट ही है, थोड़ा माइन्यूट चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन जैसे ही आएगा 6 वोल्ट। हाँ, अगर आई मैक्स क्रॉस कर दिया यानी इतना वोल्टेज की करंट मैक्सिमम हो गया तो फिर उसके बाद वो डैमेज हो जाएगा। तो 6 वोल्ट से समझो हम 11-12 वोल्ट तक चले गए, 15 वोल्ट तक जाएंगे तो शायद मैक्सिमम करंट तक पहुंच जाए और वो हमारा डायोड डैमेज हो जाए। पर हम अगर जैसे मोबाइल चार्जर, मोबाइल में चाहिए 6 वोल्ट, थोड़ा बहुत अपना वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ तो इनपुट फ्लक्चुएट हुआ तो आउटपुट भी फ्लक्चुएट होगा, मगर हमारा जीनर डायोड हमारे मोबाइल चार्जर के अक्रॉस 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी है वो कांस्टेंट रखेगा। फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा नहीं होता, फ्लक्चुएशन थोड़ा होगा। 6 वोल्ट चाहिए तो 5 से ज्यादा 6 से ज्यादा हो रहा वो चल जाएगा, तो वो उसको बैलेंस रखेगा। अब वोल्टेज, अब अप्लाइड वोल्टेज देखो, यहां मैं ये वोल्टेज बोल रहा तो मैं अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट तक पहुंचा, मतलब मैं यहां तक पहुंच गया। अब मैंने 7 8 9 10 यानी अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहा, बट जीनर में अब वोल्टेज चेंज नहीं होगा, यहां पे वोल्टेज 6 वोल्ट मिलेगा बट करंट शार्पली क्या होगा? इंक्रीज। अब वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट बढ़ रहा, पर वोल्टेज अक्रॉस द जीनर विल रिमेन सेम।
ये जो मैंने 1 to 8 9 10 जो भी लिखा है ये इसके लिए लिखा है। यहाँ नॉब है, हम नॉब से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ नोट करते जाएंगे। जैसे ही हम 6 वोल्ट तक पहुंचेंगे उसके बाद उसका जेनर डायोड का वर्किंग शुरू होगा। तो जेनर डायोड का मेन वर्किंग है रिवर्स बायस में। जेनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ये यहां से यहां तक। तो यहाँ जेनर ब्रेकडाउन, ये जेनर ब्रेकडाउन रीजन है, इसको बोल सकते हैं आप लोग। ये फिर उसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, यानी इस मैक्सिमम करंट के बाद हमारा डायोड डैमेज होगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये यहाँ का वोल्टेज नहीं है, मैंने जो अप्लाई किया है वो, और जेनर का वोल्टेज नोट डाउन करते जाओ। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो देखो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ते जा रहा, करंट बहुत ही कम है, माइक्रो एम्पियर। पर जैसे ही हम 6 वोल्ट पहुंचे जो उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके बाद हम जैसे 7 बढ़ाएंगे तो वोल्टेज आगे नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज फिक्स हो गया, करंट शार्पली इंक्रीज होगा। फिर मैंने अप्लाई वोल्टेज 7 की जगह 8 कर दिया, 8 की जगह 9 कर दिया, 9 की जगह 10 कर दिया, 10 की जगह 11 कर दिया, तो करंट बढ़ते जा रहा, यहां तक पहुंच गए, बट जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज हमारे को फिक्स मिलेगा, भले आप यहाँ पे कितना भी चेंज कर लो, आउटपुट वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट मिलेगा। मतलब हमारे को यहाँ मिलेगा प्योर डीसी, जितने भी फ्लक्चुएशन है वो सब एब्जॉर्ब करेगा, वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा आफ्टर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, देखिए तो ये जो मैंने लिखा है ये अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट तक तो ठीक है, पर 6 वोल्ट से आगे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने 6 वोल्ट का, तो इसको एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो याद रखो जेनर डायोड का फॉरवर्ड बायस में तो सादे डायोड जैसे ही वर्किंग है, पर रिवर्स बायस में उसका मेन वर्किंग है, इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यही प्रॉपर्टी हमारे को यूज करना है, हम जेनर डायोड को रिवर्स बायस में ही यूज करेंगे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये एक बार फिर से मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को, एक बार देख लो खाली तक, और फिर आगे जेनर डायोड का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।